नमस्ते जी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का सेक्शन नंबर 8 सेक्शन 8 जो है वो बात कर रहूँगा। सेक्शन 8 बात करता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, इसको कहते हैं सीमित कालावधि की किराएदारी। बेसिकली ये जो सेक्शन है इसका पर्पज़ क्या है, क्यों बनाया गया है, तो वो आपको बता देता हूँ। पहले सेक्शन बनाने का जो पर्पज़ रहा है वो ये रहा कि क्या होता है कि आपको जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उसको ऐसा डर होता है कि जो किराएदार है वो मेरा मकान पता नहीं खाली कर दे या नहीं करे, और ऐसा लगता है कि किराएदार जो है 3 साल तक रह सकता है मेरे पास। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट को ध्यान में रखते हुए, लैंडलॉर्ड के राइट को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सेक्शन नंबर 8 को बनाया गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा बेसिकली कि एक पिटिशन जो है फ़ाइल की जाएगी। लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों की म्यूचुअल कंसेंट होती है, वो जाके एक पिटिशन फ़ाइल करते हैं। और पिटिशन फ़ाइल करते हैं, उसका बेसिक जो पर्पस होता है, जो एप्लीकेशन फ़ाइल होती है, पिटिशन नहीं बोलेंगे इसको, तो जो एप्लीकेशन फ़ाइल हो रही है, तो एप्लीकेशन का बेसिक पर्पस ये है कि हम दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसमें ये किराए पे लेके ये किराए पे रहेंगे, ये किराएदार हैं, मैं मकान मालिक हूँ। तो ये हम एग्रीमेंट कर रहे हैं 3 साल के लिए, और 3 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो अपने आप जो पोजीशन है उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी में जो रहने का जो अधिकार होगा वो वापस लैंडलॉर्ड, जो मकान मालिक है, उसका हो जाएगा। मतलब ये है कि मकान मालिक को केस वगैरह करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे किराएदार अगर आपका घर जो है वो खाली करता ही नहीं है तो आपको केस करना पड़ेगा, तभी आप खाली करवा सकते हो। बिना कोई कारण के आप खाली नहीं करवा सकते। तो केस करोगे, फिर वो केस चलेगा, फिर वो केस डिसाइड होगा, उसके बाद आपका मकान खाली होगा। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो इसके लिए इन्होंने सेक्शन 8 जो है वो बना रखा है। तो अब सेक्शन 8 को पढ़ते हैं अपने, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड जो है वो अपने प्रेमाइसिस को लेट आउट कर सकता है फॉर रेजिडेंशियल पर्पज़ फॉर अ पीरियड ऑफ लिमिटेड पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 3 years। कहना चाह रहा है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज़ मतलब सिर्फ रहने के लिए, तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए सेक्शन 8 काम में नहीं आता। तो अगर आप बिज़नेस वगैरह करते हैं, कॉमर्शियल जो भी चीज़ होती हैं जिसमें मनी ट्रांजैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, कॉमर्शियल, जहाँ पे आप कोई ट्रेड कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन जैसा भी है, तो वो सारा जो कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज़, रहने के लिए, सिर्फ रहने वाली जो लोग हैं जो रहना चाहते हैं आपके घर पर, आपकी बिल्डिंग में, सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है नॉट एक्सीडिंग 3 years, मतलब 3 साल से ज़्यादा के लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी नहीं होगी। जो अपन ने सेक्शन की हेडिंग पढ़ी थी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, तो ये 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। क्लॉज 2 में इन्होंने बात करी है कि जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है वो क्या करेंगे, एक जॉइंट पिटिशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटिशन उसको कहेंगे, और वो जो पिटिशन है, मैंने आपको भी एप्लीकेशन बोल दिया था, पहले पिटिशन बोला था, फिर मैंने एप्लीकेशन बोला था, अभी जो 2 मिनट पहले आपको मैंने बात बताई थी। तो ये बेसिकली जॉइंट एक पिटिशन ही फाइल हो रही है। तो ये जो पिटिशन फाइल हो रही है ये रेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल होगी। बात आती है रेंट ट्रिब्यूनल क्या होती है। तो रेंट ट्रिब्यूनल बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एरिया में कोई ऐसा जो सिविल जज है जिसको जो सीनियर सिविल जज है आपके एरिया में, जो भी जुरिडिक्शन होता है वहाँ पे जो सीनियर सिविल जज बैठता है उसको रेंट ट्रिब्यूनल की अथॉरिटी दे दी जाती है, रेंट ट्रिब्यूनल की पावर दी जाती है। और अगर कोई बड़ी सिटी होती है ज़्यादा तो वहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल कोर्ट अलग से ही खोल दिया जाता है। तो रेंट ट्रिब्यूनल में जो आदमी बैठता है, जो प्रिसाइडिंग जज होता है, वो बेसिकली सीनियर सिविल जज कैडर का व्यक्ति होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या है कि रेंट ट्रिब्यूनल में एक जॉइंट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। तो प्रपोज जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है वो जॉइंट पिटिशन फाइल करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर। और वो क्या कर रहे हैं जो पिटिशन में, उसमें ये लिखेंगे कि हम यहाँ पे एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, कि हमारा ये एक एग्रीमेंट है कि हम लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में आना चाहते हैं, जिसको सीमित कालावधि का किराएदारी जिसको हम कहते हैं, कि हम इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम की है ना ये, इसमें टाइम फिक्स है कि आपको 3 साल तक ही कर सकते हैं। तो हम ये पिटिशन फाइल कर रहे हैं, आप हमें एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर दीजिए जिससे हम रिकवरी कर सकें पोजीशन को। मतलब ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों मिलके फाइल करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड के फेवर की बात है कि जैसे ही 3 साल पूरे हो जाएंगे तो जो पोजीशन है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी है उसमें जो टेनेंट रखा है, 3 साल जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे तो 3 साल बाद वापस जो पोजीशन है वो किसके पास आ जाए, जिसकी ज़मीन है, जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली, जिसका जो घर है। क्योंकि प्रेमाइसिस में अपन ज़मीन भी इंक्लूड कर रहे थे, प्रेमाइसिस की डेफिनेशन में अपन ने ये भी पढ़ा था। तो प्रेमाइसिस में घर भी आता है और लैंड भी आती है।
अब इसमें बात आती है, लेकिन आप ये है कि रेंट पे लैंड अगर आप आ रही है तो लैंड पे आप रह तो नहीं सकते ना। आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लैंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसके लिए तो एक बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है, एक कमरा होना चाहिए उस लैंड पे। तो ये चीज़ है, तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लैंड होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो एक बिल्डिंग होनी चाहिए वहाँ पे। तो ये सबसेक्शन 2 है बेसिकली कि आप पिटीशन फाइल करेंगे। सबसेक्शन 3 में बात करी है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है, अगर इस तरह की कोई पिटीशन उसके सामने फ़ाइल होती है जिसमें वो रिकवरी मांगते हैं सर्टिफिकेट की, और ऐसी पिटीशन फाइल करती है जॉइंट पिटीशन जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए है, तो रेंट ट्रिब्यूनल को सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोर्ट का कुछ जा ही नहीं रहा ना इसमें, कोर्ट को अपना दिमाग लगाना नहीं पड़ रहा। कोर्ट के पास दोनों पार्टी आ रही हैं, वो अपना एग्रीमेंट शो कर रही हैं कि हम रहना चाह रहे हैं, ये मैं किराए पे अपनी ज़मीन देना चाह रहा हूँ, घर देना चाह रहा हूँ, ये व्यक्ति रहना चाह रहे हैं, तो दोनों पार्टीज़ एग्री हैं। तो जिस काम के लिए पार्टीज़ दोनों एग्री हो रही हैं तो उसको कोर्ट करने में कोई बुराई होती ही नहीं कभी। डिस्प्यूट अराइज ही तब होता है कि एक पार्टी कहती है ऐसा हो और दूसरी पार्टी कहती है ऐसा हो, और तो फिर वो कोर्ट में जाता है। अब यहाँ पे आप जो कोर्ट में जा रहे हैं ना, बेसिकली इस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं कि आपको बाद में जब टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो जाए 3 साल का, तो वापस आपको पोजीशन मिल जाए। तो मतलब फ्यूचर का जो इशू है वो क्रिएट ही ना हो, इस कारण से आप यहाँ पे सेक्शन नंबर 8 में आते हैं जो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की बात करता है। तो अब यहाँ पे इसमें आगे बात करी है कि रेंट ट्रिब्यूनल आपको ग्रांट कर देगा जैसे ही आप शैल ग्रांट परमिशन इमीडिएटली। तो जो परमिशन आप रिकवरी मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन का, वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। एंड सच प्रेमाइसिस फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ सच प्रेमाइसिस, तो रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए आपको दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट। एंड इशू सर्टिफिकेट फॉर द, तो जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर दिया जाएगा। एग्जीक्यूटेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड मेंशन इन द सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट में पीरियड भी मेंशन करेगा कि आप जो आ रहे हैं वो 3 साल के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो बात है, ऐसा नहीं है कि 3 साल ही होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 साल के लिए भी हो। तो यहाँ पे जो सबसेक्शन 1 था इसमें ही बात लिखी थी नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, 1 साल भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए आज गए और आपने 1 साल के लिए फ़ाइल करी, तो 1 साल के लिए भी आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हो सकता है कि 1 साल जैसे ही पूरा हो जाएगा तो किराएदार जो है वो खाली कर दे उस घर को, और मकान मालिक उस घर का पोजीशन ले ले, उस मकान मालिक उसमें रह सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। तो ये है बेसिकली। आगे इन्होंने यही बात करी कि जब जो टाइम पीरियड सर्टिफिकेट में लिखा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 साल का लिखा हुआ है अगर सर्टिफिकेट में, तो 1 साल जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही अपना जो मकान मालिक है वो पोजीशन में आ जाएगा और टेनेंट को खाली करना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है इसमें सच परमिशन शेल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स फॉर सेम प्रेमाइसिस। अगर एक प्रेमाइसिस के लिए आपने एक बार परमिशन लगाई है, आपको मिल गई है, वो जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो गया, आप वापस सेम प्रेमाइसिस के लिए एप्लीकेशन जो पिटीशन है वो लगाते हैं, आपको वापस परमिशन मिल जाती है, वो टाइम पीरियड जितने के लिए लगाई है वापस आपको पोजीशन मिल गया लैंडलॉर्ड को। तीसरी बार भी आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम ईयर कितने हो सकते हैं? मान लीजिए आपने पहले ही जो पिटीशन लगाई वो लगाई कि 3 साल के लिए दे रहा हूँ, तो पहली बार में 3 साल, दूसरी बार में वापस लगा सकते हो तो फिर 3 साल, और तीसरी बार में वापस लगा सकते हो तो फिर 3 साल। तो टोटल आप 9 साल के लिए ही लिमिटेड पीरियड टेनेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर आपने मान लीजिए पहली बार में 1 साल लगाया, दूसरी बार में भी 1 साल लगाया और तीसरी बार में भी 1 साल लगाया, तो फिर 3 साल ही हो सकता है, वो 9 साल नहीं माना, 9 साल नहीं होगा। यहाँ पे बात जो लिखी वो लिखी कि 3 टाइम एक प्रीमाइसिस के लिए दे सकते हैं। तो टाइम पीरियड तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, लेकिन जो कोर्ट परमिशन देगा एक प्रीमाइसिस के लिए वो 3 बार से ज़्यादा नहीं दे सकता। 1 बार दे दी, 2 बार दे दी और तीसरी बार दे दी। मैक्सिमम टाइम पीरियड आप 9 साल रह सकते हैं, मिनिमम आपके ऊपर है, आप 1 महीने के लिए देना चाहें, 2 महीने के लिए देना चाहें, 3 साल से कम कितने भी टाइम पीरियड के लिए आप देना चाहें वो दे सकते हैं। दैट इज़ सबसेक्शन 3। जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि जिस दिन आपका जो क्या बोलते हैं टाइम सर्टिफिकेट में टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए एक जो लैंडलॉर्ड है और जो टेनेंट है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई 3 साल के लिए लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के लिए हम पिटीशन लगा रहे हैं, हमें एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर दीजिए कि 3 साल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो जो पोजीशन होगा प्रॉपर्टी का वो लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा। आपने एप्लीकेशन लगा दी, कोर्ट जो है ड्यूटी बाउंड है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो 3 साल का टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो अब क्या है आपके पास सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ सर्टिफिकेट होने से ही मकान वाले जो किराएदार है वो खाली नहीं करेगा, आपको क्या करना होता है सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट भी करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट में जो बात लिखी, क्योंकि सिविल लॉ में क्या है एग्जीक्यूशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोर्ट ने आपको रेमेडी दे दी, लेकिन रेमेडी का एग्जीक्यूशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिला है सिर्फ उसके मिलने से ही ऐसा नहीं माना जाएगा
कि आपने अब जो मकान जो किराएदार है वो खाली करके चला जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट को वापस रेंट ट्रिब्यूनल में लेके जाना पड़ेगा कि ये मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये मेरी जगह है, यहाँ पे ये व्यक्ति रह रहे हैं, इनको आप खाली करवा दीजिए। टाइम पीरियड जो है 3 साल का ख़त्म हो चुका है। हम लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के एग्रीमेंट में आए थे, जो हमने पिटिशन फाइल करी थी आज से 3 साल पहले। तो फिर जो है कोर्ट वो जो सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपकी जो ज़मीन है जो किराएदार है उससे खाली करवाएगा और आपको वापस पोजीशन में ला देगा, आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है जो प्रोवाइज़ो में, वो ये है कि ये जो आपकी जो पिटिशन है, जो इस सर्टिफिकेट के लिए आप जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो एप्लीकेशन लगेगी या ये पिटिशन जो लगेगी एग्जीक्यूशन की, ये 6 महीने के अंदर अंदर लग जानी चाहिए, जिस दिन आपका जो टाइम है वो ख़त्म हुआ है सर्टिफिकेट का। मतलब सर्टिफिकेट में अगर 3 साल लिखा था और 3 साल ख़त्म हो गया है, तो 3 साल ख़त्म होने के आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको जो पिटिशन लगानी पड़ेगी कि मुझे मेरा जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो वापस रिकवर करवा दीजिए। तो ये रेंट ट्रिब्यूनल में वापस आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप 6 महीने के अंदर नहीं लगाते हैं तो ये यहाँ पे आपका टाइम पीरियड लैप्स हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेक्शन जो ये सर्टिफिकेट है इसके हिसाब से आप टेनेंट से आपका जो घर है वो खाली नहीं करवा सकते। फिर आपको अदर प्रोविजंस जो इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग डील करना पड़ेगा। तो ये है बेसिकली सेक्शन नंबर 8 लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में बात करता है। थैंक यू।